नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछला वीडियो वोमेंस पर बनाया था और मैंने ये बोला था कि ये वोमेंस पे बनने वाला अभी तक का आखिरी वीडियो होगा। आगे और भी मैं जब आवश्यकता पड़ेगी तो बताऊंगा। और इस वीडियो से मैं रेगुलर लाल किताब पे शुरुआत करने वाला था, लेकिन हमारे कुछ जो दर्शक हैं, बहुत ही विद्वान और बहुत ही क्यूरियोसिटी फ़िक्र करने वाले, उनने बोला कि आप अपना प्रेडिक्शन दीजिए कि ये जो महामारी फैली है कोरोना वायरस की, इसका अंत कब होगा या इसमें कमी कब तक आएगी। मैं इस पर वीडियो बनाने से थोड़ा हिचक रहा था। उसकी वजह ये है कि पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था पिछले साल वाला, उसमें मेरे जो भविष्यवाणी थी आधी सही और आधी गलत हो गई थी। तो वो आप देख लेना कौन सी आधी सही और गलत हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें आधी सही और आधी गलत हुई, तो मैंने सोचा कि जब पूरी भविष्यवाणी सही जा ही नहीं रही तो मैं इस पर क्या बोलूं। दुनिया भर के मेडिकल साइंस वाले और साइंटिस्ट जब इसके बारे में कुछ सही प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्योतिषियों का भी यही हाल हो रहा है। लेकिन आप लोगों के अनुरोध को मैं दरकिनार नहीं कर सकता। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश जैसे ही है। तो फिर एक कोशिश कर रहा हूँ बताने की। देखिए, परमात्मा ने चाहा तो ये सही भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना प्रेडिक्शन बता दूं, उसके बाद मैं इसके पीछे के जो तर्क हैं या विश्लेषण की जो विधि है वो बता दूंगा। तो इसका जो मैंने निकाला है, इसका मैंने अभी भी राहु को मेन माना हुआ है कल्प्रिट। बुध का शामिल होने से भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। बुध म्यूटेशन रेट बढ़ा रहा है वायरस की, इसलिए राहु और बुध को मैंने माना हुआ था। अभी भी उसी पे ही चल रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से ये है कि 13 या 14 तारीख के बाद ये इसमें मेरा ख्याल है कमी आनी शुरू होनी चाहिए। ग्रेजुअली डिक्लाइन होगा ये। लेकिन इसका जो एकदम से जिसको हम कह सकते हैं एंड पॉइंट है, वो अक्टूबर-नवंबर 2021 में आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो तभी इससे पूरी तरह से, या ये समझ लीजिए कि 90% इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो पार्ट ये हुआ। दूसरी चीज़ है कि हम इसको इस महामारी से अपने को कैसे बचाएं। इसके लिए मैंने कुछ उपाय बताए हुए थे। वो दर्शकों ने बताया कि वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप उन उपायों को ज़रूर अडॉप्ट करिए। तो मेरा इससे काफ़ी कुछ आपको मदद मिलेगी और बीमारी भी कम होगी। इसमें घबराने से काम नहीं चलता। राहु का एक फैक्टर होता है कि वो दिमागी हलचल ऐसा जनरेट करता है कि आदमी घबराहट में आ जाता है और घबराहट में कई कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। अब इसके पीछे का जो मैंने तर्क है वो बता देता हूँ। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। तर्क ये है कि मैंने एक लाल किताब प्रश्न कुंडली बनाई। इस प्रश्न कुंडली मतलब ये प्रश्न कुंडली अपने मन के लहर के हिसाब से मैंने बनाई। जिस वक्त मेरे को समय हुआ मैंने इस प्रश्न कुंडली को बनाया, तो ये वैदिक कुंडली के हिसाब से इसका मेष लग्न था और लाल किताब में भी ये नंबर 1 रह गई। तो ये जब मैंने बनाया तो इसमें बुध, शुक्र और सूर्य ये 12वें घर में हो गए। राहु, मंगल दूसरे घर में और केतु जो है ये 8वें घर में हो गया। चंद्र और शनि 10वें घर में आ गए। तो अब इसी को मद्देनज़र मैंने क्या एनालिसिस किया है कि मैंने बोला था कि राहु और बुध का जो मिला जुला अभियान है वो चल रहा है
राहु लहरें फैला रहा है और बुध म्यूटेशन रेट को बढ़ा रहा है। तो पिछली बार मैंने बताया था कि राहु चूँकि मिथुन राशि में था, बुध की राशि में था, तो ये कर रहा था, और बुध की राशि से चेंज होकर जब ये वृषभ में आएगा तो ये कम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही पार्ट जो था मेरा गलत निकला, ख़त्म तो हुआ नहीं है, फिर से बढ़ के आ गया। तो इसको जो मैंने एनालाइज़ किया है कि बुध बैठ गया है 12वें घर में, आसमान का घर है वो, और बुध ही एक ऐसा ग्रह होता है कि जो 12वें घर से 8वें और दूसरे तक उसकी नज़र चली जाती है। तो अगर इसको हम देखने जाएं तो अभी भी बुध जो है 12वें घर में बैठ के राहु और केतु के कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है, उसकी दृष्टि वहाँ पर है। और दूसरा क्या है कि राहु बैठा है दूसरे घर में, जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई लाल किताब की, वो एक मारक घर भी कहलाता है। केतु 8वें घर में है, वो भी मारक कहलाता है। अब राहु अगर वहाँ बैठा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दूसरे घर का कारक ग्रह कौन सा होता है। दूसरे घर का कारक ग्रह गुरु होता है। मालिक जो है वो शुक्र है, लेकिन कारक गुरु है। तो राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन से क्या बना, मसनूई बुध बना, बनावटी बुध बना। और मैंने पहलों के भी जो वीडियो बनाए थे उसमें बोला था कि मसनूई ग्रह जो बनते हैं वो बहुत ही तीव्र होते हैं, फुलझड़ियों जैसे एकदम से जलने लगते हैं और फिर एकदम से आखिर में बुझ भी जाते हैं। और ये इतने तीव्र होते हैं कि ये अपने ओरिजिनल ग्रह से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ वही कॉम्बिनेशन बना कि राहु के साथ जो गुरु का कॉम्बिनेशन उसने बुध बनाया, और ये बुध की प्रॉपर्टी फिर से राहु में मिल गई। तो म्यूटेशन रेट जहाँ का तहाँ रहा, और राहु की जो लहर है वो भी अनइवन हो गई, एकदम से बढ़ जाए एकदम से कम हो जाए, ये शुरू हो गई। तो इसमें अभी भी बुध का अंश शामिल है, अच्छे से शामिल है, जिसकी वजह से ये इस कहर हो रहा है। और राहु मारक भाव में है, इसलिए इसका इस तरह से असर हो रहा है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि जैसे मैंने बताया कि दूसरा घर जो है शुक्र, उसका मालिक भी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या सीधा ही इस प्रभाव आप कह लीजिए, इनके कॉम्बिनेशन का ज़्यादा असर शुक्र पे जाएगा। शुक्र के रिप्रेजेंटेशन में महिला वर्ग होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो लहर उठी है इसमें प्रभावित तो सभी होंगे, लेकिन ये जो महिला वर्ग है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रभावित होगा। फिर दूसरी चीज़ है, केतु अष्टम में है। केतु कम आयु के बच्चों को या युवाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनका असर इस बार के जो उसका असर अपना कोरोना का असर ये बच्चों पर और युवा वर्ग पर भी अच्छा खासा ही पड़ने वाला है। मतलब इन ऑल देखते हैं तो बुध जो है 12वें घर में बैठ के 8वें के केतु पर भी इसकी नज़र है, और दूसरे पर भी जो राहु है और मंगल है वहाँ पर भी नज़र है। शुक्र भी इफेक्टेड हो गया, दूसरा 8वां घर भी इफेक्टेड है। इतने सारे घर जो हैं ये कोई बहुत अच्छे घर नहीं हैं। इनको कंबाइन करके इसका असर ह्यूमन उस पर पड़ रहा है, बॉडी पे पड़ रहा है। और मैंने कैटेगराइज कर दिया, सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा असर स्त्रियों पे होगा, बच्चों पर भी होगा, युवा वर्ग पे ज़्यादा होगा बजाय ओल्ड एज के लोगों पर। लेकिन यहाँ यही बात है कि लहर जो है, ओल्ड एज के लोग इफ़ेक्ट कैसे होंगे, डर के मारे उनके स्थिति ख़राब हो सकती है। मतलब राहु की लहर उनको दिग्भ्रमित करेगी, वो डरेंगे और डर के मारे उनके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अतः उनसे तो ये अनुरोध है कि वो डरे नहीं, मानसिक संतुलन बनाए रखें, तो उनको बचत होती रहेगी। इसके अलावा जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है, जो भी दिया है, उसको भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब दूसरे घर में मंगल भी है। तो हमने जैसे बताया कि राहु जो बना मंगल के साथ, जो वो बुध जो बना राहु है उसमें दूसरे घर में गुरु के कॉम्बिनेशन में,
तो ये बुध मंगल के साथ कंबाइन होता है। ये बुध मंगल के साथ कंबाइन होके राहु के स्वभाव के शनि का निर्माण करता है। मतलब देखिए, लहर तो आई, शनि भी शामिल हो गया, लेकिन इसमें राहु का स्वभाव शामिल रहा। मतलब अभी कोई भी जो चीज़ है, जो ट्रीटमेंट की जो चीज़ है, वो धीमी रफ्तार से ही रहेगी इन कंडीशंस में। और सूर्य भी चेंज होगा अभी 13-14 तारीख को, 14 अप्रैल को, उससे असर आएगा। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें कि इसी महीने की, मतलब अप्रैल के महीने के सेकेंड हाफ से इसमें असर शुरू हो जाएगा, गिरावट की तरफ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये ग्राफ धीरे धीरे डाउन होते होते जब अक्टूबर तक जाएगा, तब अपने को थोड़ा रिलीफ दिखने लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, इससे आप अगर जितना घबराएंगे उतना ही आप परेशान होंगे। घबराने की बात नहीं है। आप इसका जो मैंने उपाय बताए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के, इन उपायों को करते रहिए, तो इससे आपको काफ़ी आराम रहेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अभी जो अप्रैल का सेकेंड हाफ है, इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी 13-14 तारीख के बाद। ये मेरे हिसाब से एक अच्छी न्यूज़ है। और अगर इसमें सोने पे सुहागा ये हो जाए कि अगर 14 तारीख से 30 तारीख के दरमियान बारिश हो जाए, कैसी भी हल्की फुल्की या ज़ोरदार जैसी बारिश हो जाए, तो ये बारिश जो है अमृत के समान काम देगी। और इससे इस रेट, कोरोना के डिस्ट्रक्शन का रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कोरोना की जो मारक क्षमता है वो और घट जाएगी अगर ये 14 से 30 के अप्रैल के बीच में ये बारिश हो जाती है, किसी किस्म की हल्की फुल्की या ज़ोरदार बारिश। तो इसी के साथ मैं इसको वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और मैंने कोशिश पूरी की है कि ये जितना ज़्यादा हो सके मैं इसको बताने की कोशिश करूँ। और परमपिता परमात्मा और गुरु जी से, पंडित जी से अनुरोध है कि मेरी भविष्यवाणियों को सही करने की जगह पब्लिक को इससे आराम दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बैठे बैठाए मुझे भी पब्लिसिटी तो मिल ही जाएगी। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए और अपना ख्याल रखिए, दवाएं लेते रहिए और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करिए।